Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Hindu Law. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्योंकि ये एक मैरिज एक्ट है तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हिंदुओं में जो शादी होती है उसका नेचर होता कैसा है। क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट होती है या वो एक सैक्रामेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दो पार्टियों के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हो जाए किसी चीज़ को करने या न करने से रिलेटेड तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वहीं जो सैक्रामेंट होता है उसका मतलब होता है कोई धार्मिक संस्कार, कोई रिलीजियस परफॉर्मेंस या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत ही धर्म से, बहुत ही मान्यताओं के साथ और बहुत ही रिलीजियसली करते हैं। तो शादी का नेचर एक्चुअल में है कैसा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या क्या वो सैक्रामेंट है, ये एक बहुत ही लॉन्ग डिबेट है और इस पर सबके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है इन दोनों ही चीज़ों के फेवर में कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है या मैरिज एक सैक्रामेंट है, उन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से डील करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू मैरिज जो होता है वो एक सैक्रामेंट होता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार होता है। अब इसके फेवर में हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट सामने आते हैं। पहला दिया गया है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में और दूसरा दिया गया है हमारे मॉडर्न टेक्स्ट में। एंशिएंट टेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे वेद, स्मृति, पुराण इन सभी चीज़ों की बात की जाती है और मॉडर्न टेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात की गई है। एंशिएंट टेक्स्ट जो हमारे थे उसमें ये माना गया था कि जो हिंदू विवाह होता है वो धार्मिक संस्कार होता है, क्योंकि हिंदू विवाह में जिन दो लोगों की शादी होती है उनका बंधन ना सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि अगले 7 जन्मों के लिए एक साथ हो जाता है। और हिंदू एंशिएंट टेक्स्ट में ये माना जाता है कि जो शादियां हैं वो एक अनडिसोल्यूबल यूनियन है। अनडिसोल्यूबल यूनियन का मतलब ये होता है कि जिनकी शादी एक बार हो गई उनकी शादी अटूट है, कभी वो टूट नहीं सकती है। ये बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम मॉडर्न टेक्स्ट की बात करें तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 7 जो है वो बात करता है रिलीजियस सेरेमनीज की जो शादी के टाइम परफॉर्म की जानी चाहिए ताकि एक हिंदू मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज डिक्लेयर की जाए, जिसमें सप्तपदी का डिस्कस किया गया है कि अगर किसी दो हिंदुओं की शादी हो रही है तो उस शादी को वैलिड मानने के लिए उनका सप्तपदी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। सप्तपदी होता क्या है, जब एक अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं कपल तो उसे हम कहते हैं सप्तपदी। तो यहाँ पे रिलीजियस परफॉर्मेंसेस को बहुत वैल्यू दी गई है एंशिएंट टेक्स्ट में भी और मॉडर्न टेक्स्ट में भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदू मैरिज है वो एक सैक्रामेंट है, वो एक धार्मिक संस्कार है। अभी हमने देखा कि जो हिंदू मैरिज होता है वो सैक्रामेंट नेचर का होता है। तो ऐसे कौन से 3 फीचर्स होंगे जो हिंदू मैरिज में होना कंपलसरी है उसके सैक्रामेंट नेचर के लिए। तो उसमें पहला आ जाता है परमानेंट एंड इनडिसोल्यूबल यूनियन। परमानेंट होना चाहिए, जो विवाह है वो परमानेंट नेचर का होता है और उसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, वो अटूट रिश्ता होता है। दूसरा इसमें है इटर्नल यूनियन। अब इटर्नल यूनियन का मतलब ये है कि अगर आपकी शादी इस जन्म में हो गई तो वो शादी इस जन्म के अंत तक ही नहीं बल्कि अगले जन्म तक भी जाएगी। ऐसा माना जाता है हिंदुओं में कि अगर आपकी शादी एक बार हो गई तो वो शादी आपकी 7 जन्मों के लिए हो जाती है। ये एक इटर्नल यूनियन है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है रिलीजियस एंड होली यूनियन। रिलीजियस एंड होली यूनियन से मतलब ये है कि जो रिलीजियस परफॉर्मेंसेज होते हैं, जो हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं शादी के टाइम, जैसे कन्यादान हो गया, सप्तपदी हो गया, तो ये एक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं। ये 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं किसका, हिंदू मैरिज का सैक्रामेंटल होने का। इसमें केस है गोपाल किशन वर्सेस मिथिलेश कुमार का। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो हिंदू मैरिज है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि ये सैक्रामेंट है, बहुत ही धार्मिक संस्कार है। इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और इसका सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बोल देना गलत होगा। अभी तक हमने देखा कि जो हिंदू मैरिज होता है वो एक सैक्रामेंट होता है, लेकिन अब दूसरा आर्ग्यूमेंट हम देखेंगे कि हिंदू मैरिज का नेचर क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस आर्ग्यूमेंट को फेवर करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट सामने आते हैं। पहला है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और तीसरा है विडो रीमैरिज। इन तीनों ही पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिजेस के बारे में, जिसमें सेक्शन 5 का क्लॉज 2 बात करता है मेंटल कैपेसिटी के बारे में। हिंदू मैरिज में जिन दो लोगों की शादी हो रही है उनका दिमागी हालत ठीक होना चाहिए,
वो मेंटली किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो और वो साउंड माइंड के होने चाहिए। वहीं सेक्शन 5 का क्लॉज 3 ये बात करता है कि जो हिंदू मैरिज है उसमें लड़के की उम्र 21 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी उनकी शादी की जा सकती है। सेक्शन 13 बात करता है डाइवोर्स के बारे में। कब पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं उसके ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। और विडो रीमैरिज की बात करें तो हमें पता है विडो रीमैरिज एक्ट आने के बाद कोई भी ऐसी विडो जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो किसी और इंसान से शादी कर सकती है अपने लाइफ टाइम में। अब देखिए, जब हम पहला आर्ग्यूमेंट डील कर रहे थे कि जो हिंदू मैरिज है उसका नेचर कैसा होता है, सैक्रामेंट नेचर का होता है, तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था जो ये दिखाते हैं कि हिंदू मैरिज क्या है, सैक्रामेंटल नेचर का है। जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था परमानेंट एंड इनडिसोल्यूबल यूनियन। अगर कोई भी हिंदू मैरिज है तो उसका सैक्रामेंटल नेचर का होने का जो पहला क्राइटेरिया था वो ये था कि वो परमानेंट नेचर का होगा और वो अटूट होगा। लेकिन सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो राइट दे दिया कि 2 लोग अपनी शादी तोड़ सकते हैं, डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 में। तो ये पॉइंट जो था ये तो कैंसल आउट हो गया। इसके बाद हमारे पास था इटर्नल यूनियन। जो हिंदू मैरिज होता है, अगर किसी की शादी हो गई तो ये माना जाता है कि उनकी शादी ना सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि अगले 7 जन्मों के लिए हो जाती है। लेकिन विडो री मैरिज का कॉन्सेप्ट आने के बाद इटर्नल यूनियन का कॉन्सेप्ट भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सपोज अगर ए की बी से शादी हो गई है और ए हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई, तो बी जो वाइफ थी, जो विडो थी, उसने सी से शादी कर ली, तो उसकी जो ए से शादी थी उसका इटर्नल यूनियन ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास तीसरा पॉइंट था कि रिलीजियस और होली यूनियन होता है। तो ये पॉइंट हमारे पास अभी भी वैलिड बचता है कि जो हिंदू मैरिज होता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपदी को एक्सेप्ट किया गया है और सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू मैरिज हो रही है तो उसमें सप्तपदी का कंप्लीट होना कंपलसरी है एक हिंदू मैरिज को कंप्लीट होने के लिए। तो इसमें से हमारे पास क्या बचता है, तीसरा पॉइंट बचता है। और वहीं अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट वाले की, तो इसमें हमारे पास कौन सा पॉइंट बचता है, डाइवोर्स कंडीशंस और रीमैरिज। अंश कॉन्ट्रैक्ट का है, कुछ अंश जो है सैक्रामेंट का है। लेकिन जनरली हिंदू लॉज में ये माना जाता है कि हिंदू मैरिज जो है वो एक सैक्रामेंट है, एक धार्मिक संस्कार है, क्योंकि हमारे वेद, हमारे पुराण जो हिंदुओं को गवर्न करते हैं वो ऐसा मानते थे कि एक धार्मिक संस्कार है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इज हिंदू मैरिज अ कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट, तो आप ये सारे ही आर्ग्यूमेंट्स को लिखेंगे और कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट इन दोनों के ही रिजेम्बलेंस को कवर करता है और वो पार्टली कॉन्ट्रैक्ट भी है और पार्टली सैक्रामेंट भी है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।